एवरीवन वेलकम टू दिस सेशन। तो हमारा ये द हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस का सेशन रहता है। आज हम 19 नवंबर 2025 की इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इनके साथ एक और मेजर सब्जेक्ट रहता है हमारा जियोग्राफी। तो इनसे जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है उनको हम वन बाय वन कवर करते हैं। तो हमने कल को आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, क्वेश्चन क्या था, विथ रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि जो कि मतलब कनेक्टिविटी को लेकर जो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मतलब स्टेटमेंट्स कौन सी सही है, इसमें सिर्फ पहली और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप इसको एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा। तो हमारी जो आज की न्यूज की तरफ चलते हैं। न्यूज क्या आ रही है कि सेपरेट सेक्शन फॉर डिसेबल्ड पर्सन मेड इन डीपीडीपी रूल्स। हमने अभी 2 दिन पहले ही देखा था कि डीपीडीपी जो एक्ट है, यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को जो संसद में पारित हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, उसके बाद ये कानून बना। लेकिन अब 2025 में इसके रूल्स बनाए जा रहे हैं। अभी इसके रूल्स बन रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने डिसेबल्ड पर्सन के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया है इन रूल्स का। तो उनको हम देखते हैं क्या क्या रूल्स है, लेकिन इससे पहले हम पूरे एक्ट को समझ लेते हैं। तो जो हमारा ये जो डीपीडीपी एक्ट है, यानी कि डिजिटल जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, क्योंकि 2023 में ये पारित हुआ था तो इस नाम से जाना जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है कि हमारा जो पर्सनल डेटा, जिसमें हमारा नेम रहता है, हमारा फोन नंबर रहता है, उसके साथ हमारी ईमेल रहती है, लोकेशन, हेल्थ का हमारा डेटा, पूरी बैंक डिटेल्स जो होती हैं, ये आपकी सहमति के बिना कोई भी इसको वेबसाइट, कोई भी कंपनी यूज ना कर पाए। तो ये जो है भारत का जो मतलब ये जो एक्ट बनाया गया, ये यूरोप में एक पहले एक्ट चल रहा है जीडीपीआर, ठीक है, ये यूरोप में है। और सीसीपीए ये जो है कैलिफोर्निया में है। बिल्कुल इनके समान बनाया जा रहा है ये एक्ट। तो इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या रहने वाले, सबसे पहली बात है कि आपका डेटा आपका हक। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मान लीजिए जो कंपनी है, जैसे कि हम डेली यूज करते हैं, हमारा जो गूगल होता है, उसके साथ कुछ फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, इसके साथ ओला, बैंक, हॉस्पिटल, ये आपका डेटा तभी यूज कर पाएंगे जब आप उनको परमिशन देंगे। यानी कि आपकी परमिशन के बिना ये आपका डेटा यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा सहमति आप मतलब आसान भाषा में दे सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आपने वहां पर ऑप्शन आएगा कि मैं सहमत हूं या फिर आई एम एग्री। तो उस पे आप अगर क्लिक करेंगे, यानी कि उसको आप अगर उसको फाइनली डन करेंगे, तभी आपका डेटा वो यूज कर पाएगी कोई भी कंपनी। इसके अलावा अगर आप ये कह देते हैं कि मेरा डेटा डिलीट कर दो, तो कंपनी को आपका डेटा जो है वो डिलीट भी करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये पूरा आजकल हम देख लें कि सबसे महंगी चीज है डेटा। किसी भी मतलब व्यक्ति के पास अगर हम देखें ना, सबसे कीमती चीज क्या है, तो वो उसका डेटा है। तो इसी तरह डेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो नया एक्ट लाया जा रहा है। अब देखिए इसमें जो हमने अभी देखा उसमें क्या क्या प्रावधान जोड़े गए हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो उनके लिए के अलग धारा, विशेष रूप से धारा 9(1) जो है इस एक्ट की, उसमें डिसेबल्ड पर्सन के बारे में रूल्स बताए गए। ये जो धारा डेटा प्रोसेसिंग के लिए सहमति से जुड़ी हुई है, इसमें जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको बच्चों के समान वर्गीकृत किया गया है, यानी कि उनको बच्चों के इक्वल माना गया, जिसके तहत उनके व्यक्तिगत डेटा को मतलब कि प्रोसेस करने के लिए कोई अभिभावक या फिर कानूनी संरक्षण की सहमति अनिवार्य है। यानी कि कानून की सहमति चाहिए होगी डिसेबल्ड पर्सन का डेटा यूज करने के लिए, या फिर उनके कोई भी जैसे कोई भी गार्डियन होते हैं या फिर कोई भी है ना, उनके अभिभावक होने चाहिए उनकी फैमिली में, यानी कि उनके कुछ खास कोई भी उनकी फैमिली में से हो, तो वो ही इसके बारे में अनुमति दे सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि दिव्यांगों की रक्षा करना। लेकिन ये काफी ज्यादा विवादापूर्ण भी रहा है, क्योंकि कई दिव्यांगता अधिकार कार्यकर्ता इसे ये कह रहे हैं कि ये हमारा अपमान है कि हम अपनी मर्जी से अपना डेटा जो है वो नहीं यूज करते, हम नहीं किसी को बता सकते। इसके अलावा वो कहते हैं कि दिव्यांगों की स्वायत्तता, यानी कि दिव्यांगों को एक तरह से स्वायत्तता से इसको वंचित किया जा रहा है और उन्हें अक्षम बनाया जा रहा है। एक होता सक्षम, यानी कि जो बिल्कुल कैपेबल हो, और ये है इनकैपेबल, यानी कि उनको इनकैपेबल बनाया जा रहा है। इसके अलावा दिव्यांग अधिकार के जो संगठन है उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई, इस चीज पर, क्योंकि दिव्यांगों को बच्चों की तरह मानकर कहते हैं कि उनकी स्वतंत्रता को खत्म कर देना है। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लो कोई दिव्यांग व्यक्ति डिजिटल सेवाओं का उपयोग करता है, तो उसके डेटा के लिए उसके परिवार या फिर उसके जो संरक्षक है उसकी मंजूरी जरूरी होगी। तो इसलिए ये अब उनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठा रहा है।
इसके अलावा डीपीडीपी अधिनियम का मुख्य फोकस क्या है कि हमारा जो व्यक्तिगत डेटा, हम देखते हैं कि जो हमारा पर्सनल डेटा है किसी भी व्यक्ति का, मतलब कि उसकी गोपनीयता, उसकी प्राइवेसी को सुनिश्चित करना है। लेकिन दिव्यांगों के संदर्भ में ये जो है राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी अधिनियम 2016 बनाया था, RPWD 2016 में बना था। उसके साथ ही इसको जोड़ा जाता है जो कि दिव्यांगों के समान अवसरों की गारंटी देता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर हम थोड़ा RPWD जो 2016 का एक्ट है उसको हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो इसमें क्या कहा गया है। ये जो भारत का नया दिव्यांगजन कानून बनाया गया था 2016 में लागू हुआ, और पुराना एक्ट जो था 1995 तो उसको पूरी तरह से बदल दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन, जो पर्सन विद मतलब डिसेबिलिटीज है, दिव्यांगजन है, उनको समान अधिकार दिए जाए, उनको समान अधिकार मिलने चाहिए। इसके साथ सम्मानजनक जीवन उनका मतलब होना चाहिए, उनके जीवन में उनको सम्मान मिलना चाहिए। इसके साथ ही समाज में पूरी तरह से उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, तो उसके तहत ये कानून बनाया गया था। ये जो है संयुक्त राष्ट्र की जो दिव्यांगजन अधिकार संधि है, एक अधिकार संधि की गई थी उस पर, उसके अनुरूप बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो रूल्स वगैरह लिखे गए उनको ध्यान में रखकर ये कानून बनाया गया, जो कि 2007 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने इस पर साइन किए थे संधि पर, तो उसके तहत ये 2016 में कानून बनाया गया था 1995 के कानून को बदलकर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अलग अलग प्रकार की जो विशेषताएं भी हैं, जैसे कि दिव्यांगता की परिभाषा क्या दी गई है इस एक्ट में। सिर्फ 7 प्रकार इसमें दिए गए हैं, 7 टाइप्स हैं इसमें, जिसमें 21 प्रकार जो है बाद में जो एसिड अटैक से जो भी पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको भी माना जा रहा है डिसेबिलिटी में ही। इसके बाद अगर हम देखें तो दिव्यांगता का प्रतिशत कितना है, यानी कि 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए या फिर उससे अधिक हो। इसके अलावा आरक्षण इनको 3% दिया जाएगा। विशेष अदालतें इनके बारे पहले नहीं थी, लेकिन अब जो इनके लिए विशेष अदालतें जो है वो भी बनाई गई हैं। इसके अलावा इनके लिए दंड, मतलब कि कठोर दंड किस वजह से, अगर कोई इन व्यक्ति के साथ कोई भी बदतमीजी करता है, यानी कि कोई भी उनके साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आता है, तो इनको कठोर दंड उस व्यक्ति को दिया जाएगा। दंड कितना, 6 महीने से लेकर, ठीक है, 6 मंथ से लेकर 5 साल तक जो है जेल भी हो सकती है। इसके साथ कुछ जुर्माना भी उनको लग सकता है। तो ये सब जो है इनके लिए रूल्स बनाए गए हैं 2016 के कानून में, ठीक है, जो कि पहले नहीं थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो गैर भेदभाव और समानता होनी चाहिए, यानी कि इनके साथ कोई भी शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक स्थान, परिवहन, सूचना, इनमें किसी प्रकार के भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनमें 4% इनको शिक्षा में आरक्षण दिया जाता है डिसेबिलिटी वाले पर्सन को। मुफ्त शिक्षा 3 से 18 साल तक इनकी शिक्षा जो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। इसके अलावा सभी स्कूलों में इनके लिए रैंप, ब्रेल लिपि या फिर साइन लैंग्वेज का यूज होना चाहिए। रोजगार में, सरकारी नौकरियों में तो इनको 4% आरक्षण है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसके साथ ही यानी कि कुछ महत्वपूर्ण धाराएं भी दी गई हैं, जिसमें धारा 3 जो है, धारा 3 क्या बात करती है, समानता, गैर भेदभाव के बारे में। इसके साथ ही जो धारा 16 है, तो 16 जो है शिक्षा में समन्वय यानी समावेश, यानी कि सभी लोगों के साथ इनको शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर धारा 17 है मुफ्त शिक्षा, यानी कि फ्री एजुकेशन हो। इसके बाद धारा 20 है जो कार्य और रोजगार पर ध्यान देती है। धारा 24 जो है वो सुलभता के मानक के बारे में उन्होंने बताया। इसके अलावा धारा 31 जो है वो मुफ्त कानूनी सहायता देती है, ठीक है। उसके बाद धारा 89 जो है वो है उल्लंघन पर कठोर दंड दिया जाएगा। इसके बाद अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि ये जो विवाद अभी चल रहा है, यानी कि विवाद दिव्यांगजनों को जो उन्होंने बच्चों की तरह माना है, ये उनको मतलब धारा 9 में, तो ये उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल उनके स्वायत्तता, उनकी समानता को एक तरह से खतरा पहुंचाया जा रहा है। अब देखिए कानून तो पूरी तरह से बन चुका है, नियमों का जो अंतिम जो भी संस्करण तैयार होगा वो अभी किया जा रहा है। इसके अलावा ये 6 से 12 महीने के बीच में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, न्यूज है ब्राजील ने अभी एयर मार्क किया है न्यू इंडिजीनियस टेरिटरीज एट यूएन क्लाइमेट समिट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें ब्राजील ने नए स्वदेशी चिन्हों को
जो भी नए उनके लिए स्वदेशी चिन्ह थे उनको स्वदेशी क्षेत्रों को स्वदेशी जो क्षेत्र थे उनको चिन्हित किया है इसमें। तो ये जो अभी मतलब कि किया जा रहा है, ये जो हो रहा है 16 नए इन्होंने ऐसे स्वदेशी क्षेत्र बनाए हैं। ये 10 से 21 नवंबर के बीच ये जो सम्मेलन चल रहा है। तो ये जो कदम है स्वदेशी समुदायों के विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया है, जो कि सम्मेलन जगह पर सुरक्षा बलों से पूरी तरह से भिड़ गए थे। इसके अलावा इन प्रदर्शनों में स्वदेशी लोग जो अपने प्रतिनिधित्व उनके सुरक्षा की डिमांड भी कर रहे हैं। जो वहां पर इंडिजीनियस पीपल हैं वो अपनी खुद की सुरक्षा की डिमांड करते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या है, ये घोषणा कब हुई, 18 नवंबर को की गई थी ये घोषणा COP 30 में। इसके अलावा ये जो 10 क्षेत्र, यहाँ पर 10 न्यू इंडिजीनियस एरिया जो टेरिटरीज हैं उनको, जिसमें क्या है मुडुरुकु, यहाँ पर देखिए हाँ मुडुरुकु, टुपिनाम्बा, इसके साथ ही जो है गुआरानी कयोवा या फिर पटाकोसो जैसे जो समुदाय हैं, ये इन सभी को लाभ होगा। इसमें अमेज़न क्षेत्र का भी एक हिस्सा शामिल किया गया है, अमेज़न एरिया का भी, ठीक है। तो ये जो है कदम है उनके क्षेत्रों की जो संस्कृति है यानी कि उनके कल्चर को लेकर उठाया गया है, पर्यावरणीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। हालांकि ब्राजील में पूरी तरह से इसको लागू कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसके अलावा जलवायु के संदर्भ में ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लुइस, जो हमने देखा था लुइस इनारियो लुला दा सिल्वा, उन्होंने 2023 में सत्ता संभाली थी, यानी कि 2023 में वो राष्ट्रपति बने और अब तक उन्होंने 16 से अधिक जो स्वदेशी क्षेत्र है उनको मंजूरी दे दी है। अध्ययन के अनुसार अगर हम देखें तो जो स्वदेशी क्षेत्र है उनका विस्तार 2030 तक किया जा सकता है। यानी कि इसके अलावा वनों की जो कटाई है वो 20% तक कटाई पर रोक भी लगाई जा सकती है, यानी कि एक उम्मीद की जा रही है ऐसी। इसके अलावा COP 30 में स्वदेशी भूमि को जलवायु नीति का अभिन्न अंग मानने पर ध्यान दिया गया है कि जलवायु नीति जो है वो एक तरह से जो स्वदेशी भूमि है वो जलवायु नीति का एक तरह से अभिन्न अंग है। इसके अलावा विरोध और कुछ उम्मीदें भी जताई जा रही है। जो स्वदेशी नेता है वहां पर रोनी मटू किटरे, उन्होंने कहा है कि लूला को हमारा सम्मान करना चाहिए। जो वहां पर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो COP 30 में उन्होंने कहा है कि स्वदेशी लोगों को कोप बनाने की डिमांड की जा रही है कि वहां पर जो इंडिजीनियस पीपल हैं उनकी संस्कृति, उनके क्षेत्र, उनके आवाज को ध्यान में रखते हुए उनका एक अलग से कोप बनाया जाए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब इस चीज को लेकर विवाद भी चल रहा है। अब अगर हम देखें स्वदेशी समुदायों का आखिर इतिहास क्या है, तो इतिहास जो है ना, हम हर चीज को इतिहास से जोड़कर देखते हैं क्योंकि इतिहास से लेकर ही उनका जो प्रभाव आज तक बना हुआ है। यूरोपीय संपर्क आने से पहले जब हम प्री कोलंबियन काल की बात करते हैं तो 1500 ईस्वी में पुर्तगाली जब यहाँ पर आए तो उससे पहले ब्राजील में 2000 से 5000 प्रकार की मतलब विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती थी और भाषाएं थी। इसके अलावा मुख्य भाषाई परिवार यहाँ पर क्या थे, तुपी गुआरनी, जे, अरावाक, करीब, माक्रोजे, तुकानो, यानोमानी, तो ये सब वहां की भाषाएं परिवार थी। इसके अलावा उसके बाद दूसरा पीरियड आता है पुर्तगाली। जब पुर्तगाली आते हैं इस एरिया में उपनिवेशी काल उनका चलता है 1500 से लेकर करीब 1822 तक यहाँ पर पुर्तगाली रहते हैं। यहाँ पर पेड्रो अल्वारेज जो कैब्राल की लैंडिंग यानी कि यहाँ पर हुई थी, जो भारत में भी आए थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर गुलामी जैसी जो नीतियां बनाई गई थी, इसके साथ ही जो ये यूस्ट जो मिशनरी हैं उन्होंने रिडक्शंस बनाए। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी यहाँ पर आई, यानी कि बाहरी लोगों के द्वारा यहाँ पर 90% तक कुछ ऐसी बीमारियां आ गई जिससे वहां के स्वदेशी लोगों की जान को एक तरह से उनके स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हुआ। इसी वजह से वो आज भी ये चाहते हैं कि हमारा ये जो पूरा मतलब एरिया है, जितना भी यहाँ पर मान लीजिए स्वदेशी जनजातियां जो रहती हैं उनके एरिया को सुरक्षित रखें। अगर बाहर से कोई भी आता है उसके साथ कोई वायरस, कोई बीमारी, कुछ भी हो जाता है, क्योंकि ये जो स्वदेशी लोग होते हैं ये काफी ज्यादा प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं, ये जंगलों में रहते हैं, यानी कि इनका पूरी तरह से ही ये वनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी वजह से ये बाहर के लोगों को अपने एरिया में आने वाला एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरह इनके अगर हम देखें स्वदेशी लोग आज भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ब्राजील के कुछ जंगल ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोग रक्षक की तरह यानी कि प्रभावी रक्षक की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें जो हम देखते हैं नासा का IPAM का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो स्वदेशी क्षेत्र है उसमें वनों की कटाई गैर स्वदेशी क्षेत्रों में 5 से 10 गुना कम कर दी गई है। ठीक है,
तो अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज नहीं है, नेक्स्ट हमारा जो है एडिटोरियल है। तो ये एडिटोरियल काफी इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल क्या कहता है, अनपैकिंग द ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग, यानी कि जो अभी हमने देखा ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग अभी जारी किया गया है जो 2025 का, उसमें हम देखेंगे भारत की सिचुएशन क्या और उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड, क्या क्या पैरामीटर्स रखे जाते हैं। तो फिलहाल अगर हम देखें अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वेलबींग रिसर्च सेंटर है उनके द्वारा ये जारी की गई है और रिपोर्ट जो है 140 से ज्यादा देशों के बारे में बताती है, जहां पर लोग अपनी जीवन की गुणवत्ता को लेकर या फिर 0 से 10 वर्ष के जो पैमाने हैं उसके मतलब पैरामीटर को के आधार पर पूरा जो एक रिपोर्ट तैयार की जाती। 2025 की रिपोर्ट जो है 2022-24 के 3 वर्षों के औसत स्कोर पर आधारित है ये, और इसका थीम क्या है, केयरिंग एंड शेयरिंग। इसका जो अभी थीम लिखा गया है वो है केयरिंग एंड शेयरिंग 2025 का जो था, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो मतलब कि जारी कर दी गई है। इसमें अगर हम देखें इंडिया जो है वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर उसकी जीडीपी एंड वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान की जो है 375 बिलियन जीडीपी है एंड 10% ऑफ द इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी इज बूमिंग, यानी कि जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है इंडिया की वो काफी ज्यादा बूम कर रही है आज के समय पर, ठीक है। तो सबसे अगर हम पहले इस रिपोर्ट को देखें सबसे शीर्ष पर 10 कंट्रीज कौन कौन सी है। सबसे पहले तो नॉर्डिक देश जो है वो फिर से, यानी कि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं आज हम देखेंगे उनके मतलब ऐसी क्या नीतियां हैं जिसके चलते वो हमेशा टॉप पर रहते हैं ऐसी रैंकिंग में, तो ऐसे रिपोर्ट्स में। तो ऐसे क्या है कि नॉर्डिक जो देश है वो फिर से 10 देश टॉप पर है, जिसमें फिनलैंड है, डेनमार्क है, इसके साथ आइसलैंड है, स्वीडन जो है 4th नंबर पर, नीदरलैंड्स, इसके साथ ही कोस्टा रिका, नॉर्वे, इजराइल। आप खुद सोचिए इजराइल भी इस लिस्ट में इस बार शामिल हुआ है। इसके अलावा लग्जमबर्ग एंड मैक्सिको। तो ये सब 10 टॉप कंट्रीज है, ठीक है। तो जो नॉर्डिक देश है उनकी जो भी मजबूत सामाजिक कल्याण प्रणाली है, उनका भ्रष्टाचार उनके वहां कम है, इसके अलावा उच्च सामाजिक जो विश्वास है उसको ये देश दर्शाते हैं। अब देखिए सबसे खुशहाल देश हमने देख लिए। इसके अलावा मतलब निरंतरता जो है ना लगातार नॉर्डिक कंट्रीज की बनी हुई है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में इसमें कुछ गिरावट देखी गई है। आज की ये जो मतलब इस बार की ये जो रिपोर्ट आई है, नॉर्थ अमेरिका का जो रैंक है वो 23 पहले था लेकिन अब जो है 24 हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें रिपोर्ट का जो मतलब इतिहास में सबसे निचला है ये, युवा में असंतोष बढ़ा है जो कि सामाजिक समर्थन की कमी, जीवन विकल्प की जो स्वतंत्रता है यानी कि जीवन मतलब जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है उसकी कमी, और आर्थिक आशावाद की कमी से ये चीज जुड़ी हुई है। यानी कि हम यूएसए में देखते हैं कि वहां पर अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो खुद को लोग स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र कम मान रहे हैं, इसके चलते वो इतने ज्यादा खुश नहीं है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका में कोस्टा रिका जो है और मैक्सिको, इनका जो रैंक है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जैसे पहले 25 था मैक्सिको का, अब 10 हो चुका है। इसके अलावा कोस्टा रिका का पहले 23 था लेकिन अब जो है वो रैंक 6 हो चुका है। यानी कि इन्होंने काफी ज्यादा अपने सुधार किया है इस चीज में। रिपोर्ट क्या कहती है कि 4 से 5 सदस्य वाले जो परिवार है उनमें सबसे ज्यादा खुशहाली है, यानी कि जहां पर 4 से 5 मेंबर है वो ज्यादा खुश हैं, और सामाजिक संपर्क से जो तनाव है उसको भी कम करते हैं। इसके अलावा भारत की स्थिति क्या है, भारत जो है 2024 के 126वें यानी कि 126th सुधार करके 118वें स्थान पर आया, यानी कि फिर भी हम 100 से नीचे ही हैं, फिर भी ये वैश्विक औसत से काफी नीचे है। इसमें चुनौतियां हमें बहुत सारी देखने को मिलती हैं। आर्थिक असमानता सबसे ज्यादा है भारत में, सामाजिक समर्थन की कमी सबसे ज्यादा देखी जा रही, भ्रष्टाचार तो हद से ज्यादा है भारत में। खुशी के प्रमुख कारक कौन कौन से आते हैं इसमें, तो अब देखिए सबसे पहले तो लोगों में क्या है ना, सामाजिक विश्वास होना चाहिए। अगर किसी लोगों में सामाजिक विश्वास नहीं तो वो खुश नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा उम्र आधारित जो अंतर हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो यूरोपियन देश जिसमें हम देखते हैं स्वीडन, इसके साथ ही जो जर्मनी है, उनमें बुजुर्ग जो है ना वो युवा से ज्यादा खुश है। यानी कि बुजुर्ग लोग जो है वो युवा इतने खुश नहीं है जितने खुश जो है बुजुर्ग लोग हैं वहां के। जबकि पुर्तगाल और ग्रीस में उल्टा है, वहां पर युवा लोग ज्यादा खुश हैं और बुजुर्ग खुश नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह एज के अकॉर्डिंग भी ये अंतर देखा जाता है।
इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव, जो पश्चिम यूरोप और अमेरिका में ध्रुवीकरण की जो खुशी है वो भी कम हो रही है। इसके अलावा मौसमी प्रभाव, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सर्दी में अधिक खुशी लेकिन बसंत में खुशी कम होती है। तो इसी तरह अलग अलग मौसम के हिसाब से भी ये खुशी तय की जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें नॉर्डिक देशों की जो खुशी की रणनीतियां आखिर क्या क्या है, यानी कि पॉलिसीज ऑफ परसेप्शन क्या है। अब देखिए, हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति खुश हो, हर कोई 100% सेटिस्फाई हो किसी भी चीज में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम मतलब कोई भी अगर लीडर है, कोई भी अगर नेता है, तो वो इतनी कोशिश, या कोई भी सरकार इतनी कोशिश कर सकती है कि हमारे लोग जो है, हमारे देश के लोग जो है वो काफी हद तक जो है ना खुश रहे। अब देखिए, जो नॉर्डिक कंट्रीज है हमेशा टॉप पर रहती है, उनकी उनकी खुशी का राज आखिर क्या है। तो नॉर्डिक में हम कौन कौन से कंट्रीज देखते हैं, फिनलैंड आता है, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2025 में लगातार टॉप पर ये रहती हैं, जहां पर फिनलैंड जो है 8वें वर्ष नंबर 1 पर है। ठीक है, यानी कि 8 साल हो गए फिनलैंड को जो नंबर 1 पर ही रहता है। इसके अलावा ये जो सफलता कोई भी संयोग नहीं है, बल्कि सुनियोजित जो हम देखते हैं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रणनीतियों का एक समन्वय यानी कि परिणाम है। वहां की जो वेलफेयर स्टेट मॉडल है वो काफी ज्यादा सहायक है, यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वहां पर मुफ्त उच्च शिक्षा दी जाती है, स्वास्थ्य देखभाल, बाल देख सब्सिडी। तो ऐसे क्या है ना, इससे लोग काफी ज्यादा खुश है। वहां पर माता पिता को अवकाश दिया जाता है, बेरोजगारी का लाभ होता है। इसके अलावा रिपोर्ट क्या बताती है कि लाभ जो है वित्तीय असुरक्षा को भी कम करते हैं, यानी कि जो लोगों में हम देखते हैं वित्तीय असमानता देखते हैं, असुरक्षा होती है, उसको भी कम किया जाता है। इसके अलावा उच्च सामाजिक विश्वास और दानशीलता, यानी कि जो संस्थागत विश्वास है जिसमें कम भ्रष्टाचार है, कुशल लोकतंत्र है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो नॉर्डिक देश है वो खोए हुए वॉलेट लौटाने की दर अगर हम देखें तो वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है, यानी कि जो भी वॉलेट किसी के गुम हो गए या फिर किसी की चोरी हो गई तो उन चीजों में ये सबसे आगे है। इसके अलावा वहां पर वर्क और लाइफ का बैलेंस बना हुआ है। अब देखिए, किसी को भी अगर खुश होना है तो सबसे पहले उसके वर्क और लाइफ में बिल्कुल बैलेंस चाहिए। तो ऐसा जो बैलेंस हमें देखने को मिलता है नॉर्डिक कंट्रीज में, हमें देखने को मिलता है, जो कि बाकी कंट्रीज को भी अपनाना होगा। उनका काम मतलब काम उनका कम होना चाहिए और इसके साथ ही ठीक है कम कार्य होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा छुट्टियां वगैरह उनको दी जाती हैं। डेनमार्क का जो ह्यूगो है वो तनाव कम करता है। ह्यूगो क्या है, आराम और सादगी का एक तरह से दर्शन है, यानी कि अलग अलग वहां पर जो फिलॉसफी अपनाई जाती है उसमें ह्यूगो नाम की एक फिलॉसफी है जो नॉर्डिक कंट्रीज में अपनाई जाती है, डेनमार्क में। तो इससे क्या होता है कि वो लोग खुशी की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा लिंग समानता वहां पर बिल्कुल है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव इतना नहीं होता जितना हमें बाकी कंट्रीज में देखने को मिलता है। इसके साथ ही कनेक्शन टू नेचर, यानी कि नेचर के साथ उनका कनेक्शन बिल्कुल बना हुआ है। तो आइसलैंड का अगर हम देखें 2040 तक उनका एक जो कार्बन न्यूट्रल टारगेट है वो बिल्कुल 0 होना चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट में मौसम का प्रभाव भी अभी तक न्यूनतम ही बताया जा रहा है। लंबी सर्दियां पर यहाँ पर खुशी कम नहीं होती है। इसके अलावा सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी यहाँ पर अपनाया जाता है ऐसी कंट्रीज में। तो भारत को भी ऐसे देशों के लिए कहीं ना कहीं मतलब ऐसे काम करने होंगे। ये जो रणनीतियां क्या साबित करती है कि खुशी जो है वो धन से कहीं अधिक मायने रखती है। इसके अलावा सामाजिक बंधनों से जुड़ी हुई है खुशी। विकासशील देश जिसमें भारत है उनके लिए सुझाव क्या दिया गया इस एडिटोरियल में कि जो सामाजिक और जो सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क है जो उसको और मजबूत करना होगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार को कम किया जाए और इसके साथ ही जो स्थानीय समुदाय हैं उनको सशक्त बनाना होगा, यानी कि वो खुद में इतने ज्यादा सशक्त हो कि वो अपना जो है अच्छे से डेवलप कर पाए। हालांकि जो भी नॉर्डिक मॉडल की स्थिरता पर बहस है, उच्च कर और जो जनसंख्या छोटी होने के कारण ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यानी कि वहां पर जनसंख्या कम है तो ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन अगर जनसंख्या ज्यादा भी हो और अच्छी पॉलिसीज बनाई जाए, अच्छे डेवलपमेंट के रास्ते चुने जाए तो क्या तने जनसंख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे जो संसाधन है, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने ही भारत के पास या किसी भी देश के पास उतने ज्यादा संसाधन रहेंगे। तो संसाधन जब ज्यादा रहेंगे तो उनको मतलब कि अगर सही से यूज करेंगे तो कोई भी देश आसानी से तरक्की कर सकता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। अब आपके लिए थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या है सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि रिसेंटली
स्टोन क्वेरी कोलैप्स्ड इन उत्तर प्रदेश। वेयर डिड द क्वेरी कोलैप्स, यानी कि ये जो क्वेरी कोलैप्स कहां पर हुआ है? लखनऊ, वाराणसी, ओबरा, पनारी विलेज। इसका राइट ऑप्शन है ओबरा। What major change occurred in the मनरेगा's database between October 10 and November 14? 10 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक क्या चेंज देखा गया मनरेगा में? नो सिग्निफिकेंट चेंज अकर्ड, अबाउट 27 लाख वर्कर्स are added, only active workers were added, about 27 लाख वर्कर्स were deleted। तो ये डिलीट का हमने देखा था न्यूज, डिलीट हुआ है, यानी कि 27 लाख वर्कर्स जो है मनरेगा में वो डिलीट हुए हैं एक महीने के अंदर अंदर। रिसेंटली अ स्टोन क्वेरी कोलैप्स्ड, ये रिपीट क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर आपको पता ही है, इसका सही ऑप्शन है ओबरा। Who was identified as the suicide bomber in Delhi car explosion? यानी कि दिल्ली कार एक्सप्लोजन में किसको सुसाइड बॉम्बर की तरह आइडेंटिफाई किया गया? डॉक्टर उमर अल नबी, सीआरपीएफ पर्सोनल, अनआइडेंटिफाइड ड्राइवर अमीर राशिद अली। तो आपको पता ही है, जैसे न्यूज अभी भी हालांकि इसकी जांच चल रही है, तो डॉक्टर उमर उल नबी को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये है आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड पैंडम कैफेज इन बस्तर? टू रेज फंड्स फॉर एंटी नक्सल ऑपरेशंस, टू ट्रेन पुलिस पर्सोनल इन हॉस्पिटैलिटी, टू रिहेबिलिटेट सरेंडर्ड मॉइस्टिस्ट एंड विक्टिम्स ऑफ नक्सल वायलेंस, टू प्रमोट बस्टर टूरिज्म। तो इसका आपने सही ऑप्शन बताना है, कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, चाहे तो हमारा कल के सेक्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, वहां भी आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की 19 नवंबर 2025 की इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमने अभी कवर की है, मतलब द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को। तो मिलते हैं हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।